क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम रामशंकर आज़ाद। मैं भीम पाठशाला समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं और हर समाज कार्यकर्ता में हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आप कह रहे हैं हम समाज को जागरूक करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आपका समाज अभी तक जागरूक नहीं हुआ? कारण ऐसा है कि समाज हमारा इसलिए जागरूक नहीं है कि गरीब बदुआ हैं, जो गरीब मजदूर हैं, वो लगातार अपने रोजगार पे लगातार वो ध्यान देते हैं, इसलिए वो जागरूक समय ना मिले के कारण उसलिए नहीं जागरूक हो पा रहे हैं। आप लोग अपने समाज को जब भी संबोधित करते हैं कहते हैं कि शोषित वंचित, लेकिन आपका समाज देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन क्यों शोषित वंचित अभी तक रह गया? इस शोषित वंचित हमारा समाज जो है ये 75 वर्ष हो चुका है। संविधान जब से बना है तब से हम लोगों को सम्मान, अधिकार रखने का, कपड़े पहनने का, ढंग से रखने के लिए सारी चीज़ें तो मिल गए हैं, लेकिन हमको अभी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि जब तक बहुजनों की सत्ता आएगी नहीं और पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं होगा तब तक हमको अधिकार नहीं मिल पाएगा। आप कह रहे हैं कि बहुजन जब तक सरकार में नहीं आएगी, लेकिन प्रदेश में देखा गया बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई। जैसे ना आपने कहा है कि बहन कुमारी मायावती जो है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो एक स्टेट से हमको कितना संभव हो पाएगा? क्योंकि हम लोग देखते हैं लगातार पूरे भारत में कहीं भी कोने कोने पे अत्याचार होता रहता है बहुजनों पर। कहीं मोछ रखने पे मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने पे मार दिया जाता है, कहीं मटकी छूने से मार दिया जाता है। तो कई कोने कोने में जब तक हम केंद्र पे नहीं जाएंगे, जब तक दिल्ली की कुर्सी पे नहीं कब्जा करेंगे, तब तक बहुजनों पर अत्याचार खत्म नहीं होगा, ना हमारा अधिकार वापस आएगा। बहन जी की 4 बार सरकार रही, लेकिन इस बार देखा गया विधानसभा के चुनाव में उनको केवल मात्र एक विधायक उनके पार्टी जीता। ऐसा क्यों हो रहा है? बहन जी की जो शासन काल था, जो लगातार वो मीडिया जो कहती है, मीडिया दलाल मीडिया, जो लोगों को भटकाने में लोगों को काम किया गया है। सत्ता जो लगातार आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास आज एक विधायक है, ये अपने वो संघर्षों के बदौलत एक विधायक हैं, क्योंकि उनके जो बसपा के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर है, जो लगातार अपने समाज में जाते नहीं हैं जागरूक करने के लिए, और बूथ अध्यक्षों के पास नहीं जाते हैं, सेक्टर अध्यक्षों के पास नहीं जाते हैं, और लगातार जो मानवर काशीराम साहब ने जो लगातार मिशन का काम करते थे, पाम सेब का सिस्टम के द्वारा काम करते थे, गांव गांव कैडराइज करते थे, कैडर मीटिंग करते थे, आज वो कैडर मीटिंग ना होने के कारण आज बसपा पीछे चली जा रही है। समाज में एक चेहरा बहुत तेजी से उभर रहा है, देखा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की आक्रामक राजनीति को बहुजन समाज की जरूरत है? क्योंकि मान सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लगातार बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। कहीं भी अत्याचार होता है तो वो लगातार वो खड़े रहते हैं आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ऐसे तमाम लोग लीडर होना चाहिए जैसे जिस तरीके से काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी ने, लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आवाज़ जहाँ उठाया जाता है, लोगों को जहाँ पीड़न होता है, जहाँ मर्डर हो जाता है, वहाँ भाई खाली पहुँचते हैं। क्योंकि वहाँ ना पहुँचने के कारण खाली एक जागरूक होना है, लगातार हमको कैडराइज करना पड़ेगा, हर गांव में सेक्टर में निकलना पड़ेगा, उनके के अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार के बारे में बताना पड़ेगा हमको, संविधान के बारे में। क्योंकि हमको जहां अत्याचार होता है वहां पहुंचकर हम लोग जागरूक कर लेते हैं, समाज को जगा ले जाते हैं, उनके अधिकार के बारे में समझा लेते हैं। लेकिन हमको आगे कैसे लड़ना है, अपने बहुजनों को सत्ता में कैसे लाना है, उत्पीड़न कैसे दूर करना है, रोजगार कैसे लाना है, हमको हर गांव हर सेक्टर में जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी आएगा सत्ता। इस तरीके से देखा गया कि बहन जी मात्र एक सीट जीती थी विधानसभा के चुनाव में, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पर बहन मायावती जी की पकड़ धीमी पड़ रही है? पकड़ जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी की बात किया जाए, जो लगातार है, उन नेता खराब नहीं होता है, वो जो उनका नेता है, जो जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर, जो प्रदेश की जो कमेटियां हैं, जिले की जो कमेटियां हैं, वो खराब होते हैं। वो लोग लगातार समाज में गुमराह पहुंचाते हैं। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं उनको पकड़कर अपने अपने पार्टियों में शामिल करते हैं। जो लगातार छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो समाज में लगातार
बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनकी हक के लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनको एक दरकिनार करने का काम करते हैं ये लोग। इसीलिए पीछे होते जा रही है बहुजन समाज पार्टी। यही कारण है समाज में। ऐसे लोगों को सत्य सत्य कार्य करके उनको बाहर निकाल कर अच्छे लीडर को भरना चाहिए, जो अच्छा कार्य करे, जो समाज में लगातार जाए, समाज की आवाज़ उठाने का काम करे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन देखा जा रहा है आपका समाज गाँव गाँव बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा रहा है, उनका पूजा पाठ कर रहा है, तो उनको लेकर आप क्या करेंगे? जैसे ना आपने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सच है, ये सच्चाई है। बाबा साहब ने वो करके दिखाए, पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार होता है। और लगातार आपने जैसे कहा है कि हमारा समाज शिक्षा से पीछे होते चले जा रहे हैं, उसी ओर चले जा रहे हैं और गांव-गांव में मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उनकी पूजा नहीं करके उनका एक विचार दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक उनका तस्वीर दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो बच्चे हमारे जन्म लेंगे और जो देखेंगे कि बाबा साहब है कौन, उनको एक चित्र स्थापित करके उनका एक चेहरा दिखाकर उनको समझाया जाए कि ये भारत का संविधान यही रचना है भारत का, जो आज उनकी बदौलत से आज हम कपड़ा पहन रहे हैं, आज मोछ पे रख रहे हैं, आज चश्मा लगा रहे हैं, घोड़ी पे चल रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं। ये बाबा साहब के बदौलत ही खा रहे हैं और चल रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बनवा रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरियां ले रहे हैं। ये बाबा साहब के बदौलत उनको इसीलिए स्थापित करके मूर्तियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि आप हमें मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढिए। बाबा साहब ने तो कहा था कि हमको मूर्तियों में ढूंढने से अच्छा हमको किताबें में ढूंढें, क्योंकि इसीलिए कहा गया वो शिक्षा की श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी है कि शिक्षा पे फोकस करें, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी हथियार है, जो तलवारें से नहीं जीता जा सकता, हमको कलम से जीता जा सकता है। क्योंकि संविधान ऐसा हथियार है, अच्छे अच्छे लोग जो है, गुंडे माफिया जो है, झुक जाते हैं संविधान के नीचे। अभी आपने कहा कि आपके समाज में यदि कोई घोड़ी पर बैठता है तो उसे मार दिया जाता है, यदि कोई मूछ रखता है तो उसे मार दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, कारण है कि जो अभी वर्तमान में लगातार जो हर स्टेट में अलग अलग मनुवादियों की सरकार है, जो लगातार वो आरएसएस के बनाए हुए सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है गवर्नमेंट में। आज जब अंग्रेज थे तब वो उस समय ऐसा अत्याचार नहीं होता था, ऐसे लोगों को प्रभाव नहीं था कि घोड़ी पे चढ़ने का उनको मोच मार दिया जाता था, मटकी छूने से मार दिया जाता था, कपड़ा अच्छा पहन लिया जाता तो मार दिया जाता था। आज वो देखा जा रहा है कि संविधान देश आज़ाद हुए भी ऐसा स्थिति आ गया है कि लोग मोछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, पानी छूने से मार दिया जाता है। क्योंकि ऐसे लोग नहीं, मनुवादी जो सरकार है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग ऐसे करते हैं हमारे समाज के ऊपर। इसीलिए जब हमारी बहुजनों की सत्ता आएगी तो ये अत्याचार रुक जाएगा। जो आपके समाज को आरक्षण मिल रहा है, तो आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? समाज के जो आरक्षण मिल जा रहा है, ये कहने के लिए बस आरक्षण है, कारण है जब अधिकार मिलता है वो अधिकार नहीं मिला जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं नंबर से छांट दिया जाता है। 2 नंबर से, 1 नंबर से, 2-3 नंबर से कहीं ना कहीं हमारे समाज को गिराकर बाहर कर दिया जाता है। ये मनुवादी सरकार का नीयत है। आज आपके सामने अच्छे से अच्छा कोई पढ़ा लिखा लीडर होगा हमारे समाज में, तो अगर वो बता ले जाएगा, परीक्षा पास हो जाएगा, कहीं ट्रेनिंग में जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं फेल कर दिया जाएगा। यही कारण है कि हम लोग आरक्षण में अच्छे लोगों को चयनित नहीं हो पा रहा, और चयनित करने के लिए अच्छे सरकार नहीं है, अच्छे अधिकारी नहीं है, मनुवादी ही सरकार है और मनुवादी अधिकारी है। इसीलिए हमारे समाज में लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण से योग्यताओं का हनन होता है। कुछ लोग कहते हैं, जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो अच्छे अच्छे उनको लाभ मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया जो आरक्षण के लाभ पा रहे हैं, आज वो लोग लाभ पा चुके हैं। जो लाभ नहीं पा रहे हैं उनके बारे में तो लोग नहीं सोचते हैं कि आरक्षण से हनन होता है। आप तो लाभ उठा लिए हैं, सरकार का लाभ उठाकर और अपना अच्छा मकान बना लिए, गाड़ी बंगला सब खरीद लिए, आपको कोई दिक्कतें नहीं है। जो आज की जो पीढ़ियां हैं, जो पढ़ लिख कर अपना किसी तरीके से रोज़गार ढूंढ रहा है, आरक्षण की लाभ लेना कोशिश करे, तो ये लोग अलग मानसिकता के लोग हैं।
जो उनकी अलग विचारधारा है, ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, कि इनको कुछ ना मिले। कुछ लोग आप पे लगातार आरोप लगाते हैं कि आप जातीय राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग जातीय राजनीति नहीं करते हैं, और जातीय राजनीति वही करते हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग जातीय नहीं, हम किसी वर्ग के लिए नहीं लड़ते हैं, हम सबके लिए लड़ते हैं। कहीं भी शोषण होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे अन्य माइनॉरिटी हो, चाहे और सामान्य वर्ग की महिलाएं कोई भी हो, उनके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं, उनकी आवाज़ उठाने के काम। कभी आज तक मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, कभी दलित के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है कहीं और, अभी आज तक हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता था, कोई भी मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं बोला उनके खिलाफ। खाली हम लोग वोट लेने के लिए हिंदू बना दिया जाता है, हिंदू बना दिया जाता है। जब अत्याचार होता है तब लोग नहीं बोलते हैं, हिंदू लोग कहाँ चले जाते हैं। SC/ST जो है, इसका कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। SC/ST का तो जो द्वारा है कि आप लोगों द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है, बहुत लोग कहते हैं SC/ST जो हमारे लोग कमज़ोर वर्ग के हैं। अभी हम लोग उस पायदान पे नहीं हैं, क्योंकि आज से नहीं, सदियों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, हम लोग किसान लोग हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं, लोगों को अच्छा पायदान पे नहीं पहुँचे हैं। लोग कहते हैं SC/ST से हटा दिया जाए, उससे हमारा नुकसान होता है। तो जब हमारे लोगों पे अत्याचार होता है, हमारे लोगों पे मारा जाता, पीटा जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, तो कोई ना विधायक बोलने आता है, ना कोई मंत्री बोलने आता है, ना कोई सरकारी गवर्नमेंट के अधिकारी बोलने आता है, ना कोई हमारी सरकार बोलने आता है, कोई मनुवादी के। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मजबूती से रखा जाए कि SC/ST का जो आपको दिया गया प्रावधान, कि आपके ऊपर अत्याचार ना हो जाएगी, इससे एक से कि हर लोग आपके द्वारा, जो भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आपसे डरेंगे। कुछ खिलाड़ी जंतर मंतर दिल्ली पर धरने पर बैठे हुए थे, उन्हें प्रशासन के द्वारा जबरन हटाया गया। तो खिलाड़ियों को लेकर आप क्या करें? खिलाड़ियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, भारत का नाम रोशन किया, उन्होंने संघर्ष किया। एक अंतर्राष्ट्रीय भी खिलाड़ियों ने, उनके साथ मान सम्मान का खिलवाड़ किया जा रहा है, और सरकार इस पर सख्ती से जांच करके इस पर कार्रवाई करे, निष्पक्ष एक तरीके से जांच किया जाए कि कौन गलत है, कौन सच है, इसके बारे में सब जांच करा के इस पर कार्रवाई करने का काम करें। 2024 में क्या लगता है, सर परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार दोबारा आएगी? हम तो नहीं लगता है 2024 में परिवर्तन होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपनी गठबंधन चला रहे हैं, अलग अलग वो अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि यही कारण है कि हमेशा वो पीछे चले जाएंगे। क्योंकि परिवर्तन हमको नहीं लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा 2024। अभी आपने कहा कि बहन जी बहुत तेज़ी से उभर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री की दावेदार बन सकते हैं? लोग बहन जी ऐसी नेता है जो पार्टी के राष्ट्रीय नंबर की तीसरी पार्टी है, जो लगातार अपनी दम पर, और उनके पास वोट बैलेंस सबसे ज़्यादा अधिकतर है, क्योंकि 15% से ज़्यादा वोट बैलेंस है। और उनके पास जिस तरह वो बहन जी जाती है, वोटर उसी तरफ जाते हैं, क्योंकि जो अलग मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमेशा नहीं सरना चाहते, क्योंकि वो देखना नहीं चाहती है प्रधानमंत्री बनने के रूप में। क्योंकि बहन जी संघर्ष कर रही है लगातार, क्योंकि उन्होंने जोड़ने का काम कर रहे हैं कि जब तक अच्छे लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई अपने विचारधारा पे नहीं चलेंगे, क्योंकि जब तक आप विचारधारा पे नहीं चलेंगे तब तक आपकी सरकार नहीं आ पाएगी। क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा, जो मानवर काशीराम साहब का विचारधारा था, वो विचारधारा RSS और बीजेपी ने अपना लिया है। हर गांव में जाकर गांव में कैडर कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग सेक्टर बना दिया जा रहा है, उनको बांट दिया जा रहा है, इस तरीके से काम किया जा रहा है। क्योंकि अब वो सिस्टम रह नहीं गया है, जब तक आप उस सिस्टम पे काम नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। भाजपा का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है कि भाजपा अपने नारे पे कितनी खरी उतरी है? आज जब से भाजपा सरकार आई है, उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा लेके चली है। आज तक बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं, कहीं ना कहीं घटनाएं होते रही है।
हर 1 मिनट में 30 सेकंड में हर बेटी के साथ गलत काम हो रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, कहीं मर्डर करके मार दिया जा रहा है, कहीं रास्ते में जा रहे छेड़खानी कर दिया जा रहा है। ये लगातार इस सरकार में लगातार बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका उल्ट फार्म होता है कि सिस्टम उल्टा कर रही है कि जाओ जिस तरीके से बेटियों को इतना अत्याचार कर दिया जाए कि बेटियां ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएं और कहीं भी जाएं तो अपना उनके साथ कोई भी शोषण कर सकता है। देखा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा हर एक जगह कार्यक्रम लगाया जा रहा है, 9 साल बेमिसाल, और अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई जा रही हैं। क्या लगता है इससे जनता में कितना प्रभाव पड़ रहा है? उन्होंने जो 9 साल लगातार मोदी जी ने काम किया, जो लगातार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव में जाकर एक कैंप लगाकर मोदी जी के विचार रख रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि जनता समझ रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि मोदी जी ने कितना काम किया कितना नहीं। मोदी जी ने तो जब सरकार नहीं बना था पहले ही कहते कि हमारे चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ में जाएंगे बैठेंगे। आज कहाँ पे है ना, आपके पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आप लोग कहते थे मोदी जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। 9 साल में कितना है, 18 करोड़ रोज़गार कहाँ चले गए? 1 करोड़ रोज़गार नहीं मिला अभी तक के लोगों को। ये लोग खाली सिर्फ अच्छाइयाँ गिना रहे हैं। क्या अच्छाइयाँ गिना? आपका ही पैसा, आपका ही टैक्स है, आपका ही सारा चीज़ आपके उल्टा ही घुमा रही है। जैसे आप पेट्रोल का दाम देख लीजिए, हमारा ही पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गैस सिलेंडर देख लीजिए कितना महंगा चला गया है, पेट्रोल आप देख लीजिए इतना महंगा चला गया, खाद देख लीजिए कितना महंगा चला गया। तो हर इस सरकार में इतना महंगाई हो गया है कि आप लोग अच्छाई समझा रहे हैं, जनता समझ रही है। आने वाला समय में अगर जनता मन बना लिया जिस तरह, उस दिन 2024 का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार कह रही है कि हम हर एक रोड पे गड्ढा मुक्त कर देंगे। अब क्या करें, हर मुक्त में गड्ढा, जितने सड़कें दिखा रहे हैं, अभी हम चल के दिखाएं आपको कि इतने सड़कें हैं कि लोग अभी बारिश हो जाए तो वहाँ सही से मोटरसाइकिल या पैदल नहीं जा सकते, पैदल जाएंगे तो भी गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि हालत ख़राब हो जाएंगे देखने के बाद। ये गड्ढा मुक्त नहीं करना है, बस लोगों को लिपा पोती कर रहे हैं, कागज़ में दिखा रहे हैं ये लोग कि हम गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। तो 2024 में भाजपा आएगी या फिर परिवर्तन? 2024 में भाजपा को अगर हराना है तो जितने भी हमारे बहुजन समाज में जितने भी छोटे छोटे दल हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं, सभी लोग एक होकर बहुजन समाज के जितने भी हैं और बहन कुमारी मायावती जी के साथ आकर उनको समर्थन करिए और 2024 में भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। क्योंकि उनके पास जो ताकत है, जो जनाधार है, उनके पास 15% से वोट करीब है उनके पास। अगर उनको लगभग 20% वोट मिल जाता है तो उस दिन प्रधानमंत्री का दावेदार बहन कुमारी मायावती। और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही संदेश दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे लोग सुन रहे हैं, क्रांतिकारी बहुजन समाज में जितने भी युवा हैं और जो भी विचारधारा बहुजन समाज की विचारधारा को सुनते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, जो भी साथी है और आप लोग सोच समझकर इस बार 2024 के बारे में सोचिए कि कौन दावेदार है, कौन भाजपा को हरा सकता है, उसी को आप वोट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है।